डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं पेश करता हूं आज के मुख्य समाचार। पाकिस्तान के कुलभूषण जाधव को कौंसलर एक्सेस देने के बाद भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को बेरोक-टोक, निर्बंध और बिना किसी शर्त के राजनीतिक पहुंच नहीं प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट आईसीजे के आदेश का उल्लंघन है। भारतीय अधिकारी विरोध दर्ज कराते हुए उक्त स्थान से चले गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जाधव देखने से तनाव में लग रहे थे। जब भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को स्पष्ट हो रहा था, उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था थी वह उनके बीच स्वतंत्र रूप से संवाद की अनुमति प्रदान नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि उच्चायोग के अधिकारी जाधव से उनकी कानूनी अधिकारी के बारे में बात नहीं कर सके। उन्होंने कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कराने के लिए लिखित अनुमति लेने से रोका गया। इससे पहले पाकिस्तान ने घोषणा कि उसने जाधव को पाकिस्तान की अदालत में उनकी सजा के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर कराने के लिए समय सीमा से पहले राजनीतिक पहुंच प्रदान की है। नागरिकी उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया के पास निजीकरण के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। नागरिकी उड्डयन मुद्दों पर सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि एयर लाइन अपने अस्तित्व के लिए सरकारी वित्त पोषण पर निर्भर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं के कारण केंद्र शायद एयरलाइन को वित्तीय मदद नहीं दे सके, क्योंकि समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन की व्यवस्था की गई है। मंत्री ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि एयरलाइन को उन लोगों पर छोड़ देना चाहिए जो जानते हैं कि इसे कैसे चलाना है। वे सोशल मीडिया पर एयरलाइन की लीव विदाउट पे बिना वेतन नीति के संबंध में आई तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया पर जवाब दे रहे थे। हाल ही में एयर इंडिया ने एक योजना शुरू की जिसके तहत कर्मचारी 6 महीने से लेकर 5 साल तक के लिए बिना वेतन के छुट्टी का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त एयरलाइन के प्रबंधन के पास किसी भी कर्मचारी पर छुट्टी भेजने का विकल्प भी होगा। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में इस वक्त मुंबई पुलिस सुशांत के डॉक्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। डॉक्टर से सुशांत के डिप्रेशन के बारे में, वे इलाज के बारे में मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। डॉक्टर इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद है। इन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन सुशांत के फ्लैट से मिला था। सुशांत ने इस साल जनवरी में उनसे सलाह लेना शुरू कर दिया था। पुलिस का कहना है कि उनके बयान को अब इतने दिनों के बाद इसलिए दर्ज कराया जा सका है ताकि अभी तक दूसरे लोगों के बयान में जो कहा गया उसे डॉक्टर के बयान से क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि वह इस बात से दुविधा में था कि बॉलीवुड में कोई उनका करियर खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वह कई बार महसूस करता था कि वो बेहद कमजोर है। उनके कई दोस्तों ने पुलिस की हाल ही में इस दिनों में उनके व्यवहार के बारे में बताया ताकि इन सभी दावों की पुष्टि हो सके, इसलिए साइकियाट्रिस्ट को पुलिस ने बुलाया। कोरोना वायरस के संभावित टीके की आपूर्ति दुनिया के सारे देश में समान रूप से सुनिश्चित करने के लिए मकसद से शुरू किए गए एक अभियान में 70 से अधिक धनवाद देश जुड़ गए हैं। अभियान के तहत संपन्न देश अपने नागरिकों के लिए भी अधिक टीकों का भंडार जमा कर सकते हैं। टीके बनाने के लिए बने गठजोड़ गावी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 75 देशों ने कहा है कि वे कम आय वाले ऐसे 90 अन्य देशों के साथ उनकी कोवैक्सीन फैसिलिटी से जुड़ेंगे जिन्हें टीके मिलने की आस है। बता दें कि गावी की पहल से अमीर देश अपने खुद के लिए कोरोना वायरस टीके की आपूर्ति कर सकते हैं। वहीं कुछ टीके अधिक संवेदनशील आबादी वाले देश के लिए रख सकते हैं। गावी के सीईओ सैथ बाकरेल ने एक बयान में कहा कि अनेक देश चाहे वे अपने लिए टीके खरीदने की क्षमता रखते हो या मदद की दरकार हो, उनके लिए इस मिशन का उद्देश्य है कि जरूरी टीके मिलना सुनिश्चित हो तथा मामले में पिछड़े नहीं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विश्व भर में अनेक टीके पर अनुसंधान चल रहा है। बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए दायर याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोरोनिल से कोरोना का इलाज के दावे के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका दायर की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली के वसंत विहार थाने में एफआईआर दर्ज हो सकती है। इस मामले में पहले जयपुर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसमें एक जैसे आरोपी के लिए दूसरे राज्य में एफआईआर की जरूरत नहीं है। 12 साल की बच्ची के अपहरण, देह व्यापार और मानव तस्करी के आरोप में सोनू पंजाबन को दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने दोषी माना है। सोनू पंजाबन के साथ एक आरोपी संदीप बेदवाल को भी अदालत ने बलात्कार, अपहरण और मानव तस्करी का दोषी करार दिया है। दरअसल ये कहानी 12 साल की मासूम की है। 2009 में लड़की की उम्र 12 साल थी जिसे संदीप बेदवाल ने साल 2009 में प्यार और शादी का झांसा देकर बहलाया, फुसलाया और फिर धोखे से सीमा नाम की महिला के घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसे सीमा को बेचकर चला गया। इसके बाद में इस मामले मासूम की जिंदगी अगले 5 साल तक नर्क बन गई। लड़की ने अदालत को दिए बयान में बताया कि सीमा उसे 12 साल की उम्र में देह व्यापार करवाती रही। उसके बाद उसे किसी और महिला के पास उसे देह व्यापार के लिए बेच दिया। वह महिला भी लड़की से देह व्यापार
करवाती रही। उसके बाद उसे किसी मनीषा दीदी के पास बेचा। मनीषा के बाद उसे खुशी नाम की महिला ले गई और उसके बाद ये लड़की सोनू पंजाबन के पास पहुंची। सीबीआई ने फरीदाबाद के बिल्डर के खिलाफ कैनरा बैंक से 135 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दिल्ली, फरीदाबाद और बेंगलोर में 19 जगह पर छापेमारी की। सीबीआई ने यह मामला एसआरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके डायरेक्टर, जिसमें एसआरएस रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड और डायरेक्टर अनिल जिंदल, राजेश सिंगल, नानक चंद दयाल, बिशन बंसल, विनोद जिंदल और जितेंद्र कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इसके धोखाधड़ी में अज्ञात बैंक अधिकारी भी शामिल है। कैनरा बैंक ने एसआरएस ग्रुप और उसके डायरेक्टर पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने बैंक से 135.15 करोड़ का लोन लिया, लेकिन उसने कहीं और डाइवर्ट कर दिया। बैंक ने जब अपनी तरफ से ऑडिट करवाया और तहकीकात की तो पता चला कि कंपनी ने बैंक से धोखाधड़ी करने के लिए बुक किए गए और बेचे गए फ्लैट को दूसरे बैंकों में चला रहे खाते में ऑपरेट किया ताकि कैनरा बैंक धोखा दिया जा सके। इस आरोप के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज कर दिल्ली, फरीदाबाद और बेंगलोर में 19 जगह पर छापेमारी की। कर्नाटक में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु ने कहा कि राज्य को केवल भगवान ही बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है। राज्य सरकार के कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में विफल रहने के कांग्रेस के आरोप के बाद चित्रदुर्गा में बुधवार को मंत्री ने यह बयान दिया। मंत्री ने बाद में कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया। श्रीरामुलु ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, बताइए यह महामारी को नियंत्रित करने का किसका काम है? केवल भगवान ही हमें बचा सकते हैं। लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने ही एकमात्र उपाय है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेता राजनीति के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। यह किसी के लिए ठीक नहीं है। श्रीरामुलु कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के आरोपों का जवाब दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि श्रीरामुलु और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के बीच तालमेल न होने से राज्य सरकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में विफल रही। कोरोना वायरस को रोकने के लिए कई देश कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इसी बीच ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि कोविड-19 का टीका विकसित करने में उन्हें सफलता मिल सकती है। ब्रिटिश मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया। दरअसल अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने यह पता लगाया है कि मानव पर शुरुआती चरण के परीक्षण के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ यह टीका दोहरी सुरक्षा उपलब्ध करा सकता है। इसके बाद अनुसंधान के सफल होने की उनकी उम्मीद बढ़ गई। द डेली टेलीग्राफ ने परीक्षण टीम से जुड़े एक सूत्र के हवाले से बताया कि ब्रिटिश स्वयंसेवकों के एक समूह से रक्त के नमूने लिए जाने के बाद उन पर टीकों का परीक्षण किया गया, जिसमें यह पता चला कि इसने शरीर को एंटीबॉडी और खात्मा करने वाली टी सेल्स बनाने के लिए प्रेरित किया। अगर आप एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। देश के सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की ओपीडी सेवाएं मुख्य इमारत से अलग शिफ्ट हो गई हैं। दिल्ली के अंसारी नगर में बने एम्स के नजदीकी मस्जिद मोड़ में आज नई ओपीडी बिल्डिंग का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया। मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक और गैस्ट्रोलॉजी समेत 80% से ज्यादा ओपीडी सेवा यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट नई इमारत से चलेंगे। जानकारी के मुताबिक अभी कुछ ओपीडी पुरानी इमारत में ही है, उन्हें भी जल्द ही शिफ्ट किए जाने की खबर है। 9 फरवरी 2021 से एम्स में ओपीडी सेवाएं को शिफ्ट करने का सिलसिला शुरू हो गया था। देश की सबसे बड़ी ओपीडी बिल्डिंग में ज्यादा जगह, बेहतर सुविधा और नई तकनीक के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। 8 मंजिला इस इमारत में 2 बेसमेंट में पार्किंग और 1 बेसमेंट में टेस्ट की सुविधाएं रखी गई हैं। पुरानी बिल्डिंग से ओपीडी शिफ्ट होने के बाद अब वहाँ न्यूक्लियर मेडिसिन और बाकी योजनाओं के विस्तार के लिए जगह बन पाएगी। धन्यवाद। द डेली अपडेट्स देखते रहिए।